हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे उत्तराखंड पुलिस रैंकर एसआई, जो सिविल पुलिस का एलआईयू, आर्म्ड पुलिस, पीएससी, आईआरबी एग्ज़ाम जो 2000 पेपर जो है 2021 में हुआ था। तो इसकी ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग हम इसमें बात करेंगे दोस्तों। तो बिना देरी किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन होगा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मंगलेश डबराल की है। तो कौन सी रचना मंगलेश डबराल की है दोस्तों? तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वह है जंगल का दर्द, काठ की घंटियां, या पहाड़ पर लालटेन, या युग धारा। तो कौन सी रचना मंगलेश डबराल की है दोस्तों? ये है पहाड़ पर लालटेन। पहाड़ पर लालटेन दोस्तों, ये मंगलेश डबराल की रचना है। इसके अलावा अगर हम जंगल के दर्द की बात करें, जंगल का दर्द जो है ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। किसकी है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। इसके अलावा काठ की घंटियां जो है ये भी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है दोस्तों। इसके अलावा जो युग धारा है, युग धारा जो रचना है वो है नागार्जुन की। किसकी है? युग धारा दोस्तों यह है नागार्जुन की रचना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा मंगलेश डबराल की रचना वह है पहाड़ पर लालटेन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो संयुक्त व्यंजन कौन सा है? अणो, स्रो, फो या हो? तो दोस्तों यहाँ पर जो स्रो है, स्रो जो है दोस्तों ये एक संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि इसमें एक श के साथ रॉ जुड़ा है, तो संयुक्त व्यंजन बनता है स्रो। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पर सुमेलन की बात पूछी गई है दोस्तों कि कौन मैचिंग सही नहीं किया गया है। डॉक्टर ललित पांडे पर्यावरण से संबंधित हैं, बिल्कुल सही मैचिंग है। डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी ये भी पर्यावरण से हैं दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही है। यशपाल राणा लोकगीत, बिल्कुल गलत मैचिंग है दोस्तों। यशपाल राणा दोस्तों निशानेबाज रहे हैं। क्या रहे हैं? निशानेबाज। तो यशपाल राणा दोस्तों निशानेबाज हैं, तो इसलिए जो है इसको आप नोटिस कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो यशपाल राणा जो है निशानेबाज हैं, तो इसलिए यही रॉन्ग है। और गौरा देवी चिपको आंदोलन से हैं, बिल्कुल सही है। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो इसका जो है ये वाला ऑप्शन इसका रॉन्ग है। यहाँ पर यशपाल राणा जो है निशानेबाज होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। पढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। हाथी गुफा शिलालेख किस शासक से संबंधित हैं? तो दोस्तों जो हाथी गुफा शिलालेख हैं वो किस शासक से संबंधित हैं? ऑप्शन एक है खारवेल, या गौतमीपुत्र सातकर्णी, या अशोक, या चंद्रगुप्त मौर्य। तो दोस्तों जो हाथी गुफा है, हाथी गुफा शिलालेख जो है ये खारवेल से संबंधित है। और उड़ीसा के भुवनेश्वर के उदयगिरी नामक नाम की जो पहाड़ी में ये गुफा है दोस्तों, खारवेल गुफा, जो हाथी गुफा शिलालेख के नाम से प्रसिद्ध है। और इसे कलिंग राज खारवेल ने उत्कीर्ण कराया था, तो इसलिए जो है ये प्रसिद्ध गुफा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। झूम कृषि की जाती है, तो झूम कृषि कहाँ होती है, झूम खेती कहाँ होती है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में, या असम में? तो झूम खेती जो की जाती है दोस्तों, की जाती है असम में। कहाँ की जाती है? असम में की जाती है दोस्तों झूम खेती। और झूम खेती की अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे झूम कृषि की, तो ये जो है उत्तर पूर्वी भाग में होती है भारत के। और साथ ही बेबर और जो दहियार कृषि है बुंदेलखंड क्षेत्र में मध्य प्रदेश में होती है। इसके अलावा अन्य कृषि की बात करें तो दीपा कृषि जो है बस्तर जिला मध्य प्रदेश में होती है। जरा और एरका कृषि जो होती है वो दक्षिणी राज्य के अंतर्गत होती है। इसके अलावा कुमारी कृषि जो है केरल के पश्चिमी घाट के पहाड़ी क्षेत्र में होती है। और पोडू कृषि दोस्तों आंध्र प्रदेश में की जाती है। तो ये अलग अलग कृषि होती हैं दोस्तों। तो इसमें सबसे जो पूछा गया हमें वो झूम कृषि के बारे में पूछा गया है। ये उत्तर पूर्वी भारत में
होती है। ठीक है। अगर आपसे पूछा है दीपा कृषि तो बस्तर जिला मध्य प्रदेश में, जरा और एरका कृषि जो है दक्षिणी राज्य में होती है, कुमारी कृषि केरल के पश्चिमी भाग घाट के दक्षिणी के पहाड़ी क्षेत्र में होती है, पश्चिमी घाट के पहाड़ी क्षेत्र में, और पोड़ू कृषि दोस्तों आंध्र प्रदेश में होती है। तो इस आधार पर यहाँ पर झूम कृषि के हिसाब से उत्तर पूर्वी भाग यानी कि असम में ये बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है दोस्तों? तो राज्यसभा का पदेन सभापति जो होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है सरकारी बजट की अवधि सामान्यतया होती है। जो सरकारी बजट होता है दोस्तों इसकी अवधि कितनी होती है सामान्यतः? तो 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष या 10 वर्ष। तो सरकारी बजट की जो समय अवधि होती है वो भारत में वित्तीय वर्ष 2 कैलेंडर वर्ष में 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि होती है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो समय होता है दोस्तों केवल 1 वर्ष बनता है। तो इस आधार पर आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। सरकारी बजट की जो सामान्य अवधि होती है वो मतलब 1 वर्ष की होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है ई पशु हाट पोर्टल का भारत में शुभारंभ कब किया गया था? तो ई पशु इलेक्ट्रॉनिक पशु हाट पोर्टल जो है ये कब शुभारंभ किया गया था दोस्तों? ये किया गया था 26 नवंबर 2016 को। तो 26 नवंबर 2016 में दोस्तों ये जो है ई पशु हाट पोर्टल जो है शुभारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ई पशु हाट पोर्टल का जो शुभारंभ हुआ था 26 नवंबर 2016 को। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है पंच केदारों में से कितने केदार रुद्रप्रयाग जिले में स्थित हैं? तो दोस्तों जो पंच केदार हैं उनमें से कितने केदार रुद्रप्रयाग में स्थित हैं दोस्तों? अगर हम बात करें रुद्रप्रयाग की दोस्तों, रुद्रप्रयाग जिले में 3 जो है पंच केदारों में से आते हैं। एक आता है केदारनाथ, एक है तुंगनाथ और एक है मद महेश्वर धाम। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 जो है रुद्रप्रयाग जिले में हैं। और अन्य 2 जो हैं दोस्तों कहाँ हैं? वो हैं आपके रुद्रनाथ और कल्पेश्वर। ये 2 दोस्तों चमोली में हैं। रुद्रनाथ और कल्पेश्वर जो है चमोली में हैं। और उसके अलावा जो 3 हैं केदारनाथ, तुंगनाथ और मद महेश्वर धाम, ये दोस्तों आपके रुद्रप्रयाग में हैं। तो इस आधार पर रुद्रप्रयाग जिले में कितने हैं पूछा गया है, तो रुद्रप्रयाग में दोस्तों 3 हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो 2 हैं रुद्रनाथ और कल्पेश्वर ये हैं दोस्तों चमोली जिले में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार प्रदान किया जाता है? कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है दोस्तों? ऑप्शन है कला, चिकित्सा, रचनात्मक लेखन या विज्ञान। तो दोस्तों जो कलिंग पुरस्कार दिया जाता है ये विज्ञान संचार के क्षेत्र में किसी बड़े योगदान के लिए दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, कलिंग पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है और ये किसी बड़े योगदान के लिए दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर साइंस के क्षेत्र में कोई बड़ा योगदान दिया है तो ऐसी स्थिति में कलिंग पुरस्कार का प्रावधान रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है किसी राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा हरिद्वार बद्रीनाथ से जुड़ा हुआ है। तो किस राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा हरिद्वार और बद्रीनाथ आपस में जुड़े हुए हैं? ऑप्शन है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग 72, राष्ट्रीय राजमार्ग 58, राष्ट्रीय राजमार्ग 74 या राष्ट्रीय राजमार्ग 87। तो नेशनल हाईवे है दोस्तों ये। नेशनल हाईवे जो है 72, 58, 74, 87। अगर हम बात करें तो इसमें जो राष्ट्रीय राजमार्ग 72 है दोस्तों ये हरिद्वार को अम्बाला से जोड़ता है। तो ये तो इसका सही आंसर नहीं होगा। ये अम्बाला से जोड़ता है दोस्तों। कहाँ जोड़ता है आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 72 जो है हरिद्वार को अम्बाला से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 58 की बात करें तो ये हरिद्वार को बद्रीनाथ से जोड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर बद्रीनाथ की बात कही गई है तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा 58, NH 58 दोस्तों। ठीक है, इसको NH का लिखा रहता है, आप देखते होंगे बोर्डों पर लिखा रहता है NH।
NH 58 नेशनल हाईवे 58 ये जो है हरिद्वार को बद्रीनाथ से जोड़ता है। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग 74 की बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग 74 जो है दोस्तों, ये जोड़ता है आपका हरिद्वार को बरेली से। किससे जोड़ता है? ये हरिद्वार को बरेली से जोड़ता है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा जो चौथा राजमार्ग है वो हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग 87 ये रामपुर और नैनीताल को जोड़ता है दोस्तों। इसका हरिद्वार से रामपुर और नैनीताल, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। रामपुर और नैनीताल को जोड़ने वाला राजमार्ग 87 है। राष्ट्रीय राजमार्ग 74 जो है हरिद्वार को बरेली से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 58 दोस्तों ये जोड़ता है हरिद्वार को बद्रीनाथ से, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा और इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में नोट कर सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। चराना में मूल क्रिया क्या है? तो चरना, चर, चरवाना उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चराना में जो मूल क्रिया है दोस्तों क्या हो रही है? चरना। तो चरने की क्रिया हो रही है। बाकी चराना ये जो है इसमें जो मूल क्रिया होगी दोस्तों चरना होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। क्योंकि गाय या कोई भी जानवर है वो किसी चीज़ को चरती है तो खुद ही उसको चरती है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को क्या कहते हैं? तो शस्त्र, औजार, उपकरण या अस्त्र। तो दोस्तों जो फेंक कर जो हथियार चलाए जाते हैं, ठीक है, उन हथियारों को बोलते हैं अस्त्र। क्या बोलते हैं दोस्तों? अस्त्र बोला जाता है जो फेंक कर चलाए जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। जब कोई देश अपनी घरेलू वस्तु विश्व के अन्य देशों में बेचता है तो उसे क्या कहते हैं? तो जब कोई देश अपनी घरेलू वस्तु को विश्व के अन्य देशों में बेचता है तो ऐसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको कहा जाता है निर्यात। कॉमन सेंस की बात है दोस्तों। वस्तुओं को आदान प्रदान करना आयात और निर्यात की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पर घरेलू वस्तु को अगर विश्व के अन्य देशों में बेचा जा रहा है तो उसको निर्यात कहा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना भारत में सबसे पहले किस राज्य में हुई थी? भारत के अंतर्गत सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना किस राज्य में हुई थी? ऑप्शन ए है राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था शुरू करने वाला जो है वो राज्य है राजस्थान। तो राजस्थान ने दोस्तों सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था शुरुआत की थी। और ये जो व्यवस्था की थी, ये स्थापना जो की थी पंचायती राज की, ये की गई थी 2 अक्टूबर 1959, ठीक है दोस्तों। 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले, ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले राजस्थान ने जो है इसको शुरुआत किया था पंचायती राज व्यवस्था। और इसके बाद फिर आंध्र प्रदेश ने इस योजना को अपनाया था। तो सेकंड नंबर पर आंध्र प्रदेश होगा दोस्तों, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था अपनाने वाला सबसे पहला राज्य है राजस्थान। और ये 1959 में कर दिया था इन्होंने ये काम। उसके बाद आंध्र प्रदेश ने भी इसी योजना को अपनाया था, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर आएगा राजस्थान का। तो इस आधार पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कार्यालयी पत्र होते हैं तो कार्यालय संबंधी जो पत्र होते हैं दोस्तों उनको कैसा पत्र कहा जाता है? अनौपचारिक, औपचारिक या व्यक्तिगत या पारिवारिक। तो बहुत साधारण सी क्वेश्चन है दोस्तों ये, कि कार्यालयी पत्रों को क्या कहा जाएगा? इनको कहा जाता है औपचारिक पत्र। क्या कहा जाएगा दोस्तों? औपचारिक, ऑफिशियल जिनको कहा जाता है ऑफिशियल लेटर, तो ये औपचारिक तौर पर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड की साक्षरता दर है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जो साक्षरता दर है वो कितनी है? तो ये है दोस्तों 78.82%। 78.82% है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की साक्षरता दर। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। इसको सभी अभ्यर्थी इसको नोट भी कर लें, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है।
और वहाँ पर कोई कन्फ्यूजन ना रहे, इसलिए आप इसको एक्यूरेट तरीके से लर्न कर लें, क्योंकि इसमें अन्य ऑप्शन भी दिए रहते हैं मिलते-जुलते। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो उत्तराखंड की साक्षरता दर है वो 78.82% है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा क्रिया विशेषण नहीं है? तो कौन सा क्रिया विशेषण नहीं है पूछा है। जल्दी, धीरे, सुंदर, अभी। तो इनमें से कौन सा क्रिया विशेषण नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, सुंदर। सुंदर दोस्तों क्रिया विशेषण नहीं है। अन्य की बात करें, जल्दी, धीरे, अभी, ये तीनों में क्रियाएं हो रही हैं ना, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये क्रिया विशेषण है। बट सुंदरता जो है दोस्तों, ये क्रिया विशेषण नहीं है, ये व्यक्ति विशेषता है, व्यक्तिगत विशेषता है। तो इस आधार पर ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती, ये पूछा गया यहाँ पे। ऑप्शन है गुजरात, बिहार, राजस्थान और मिजोरम। तो इनमें से 3 ऐसे राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है, लेकिन एक राज्य ऐसा है जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो अगर हम कर्क रेखा की बात करें दोस्तों, ये जो है गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से होकर जाती है, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है दोस्तों, ये इन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ये 7 राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों। ठीक है, 8 राज्यों से, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नाम आपको दोबारा बता देते हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम, इनसे होकर गुजरती है। अब इनमें जो है अगर हम बात करें तो इसमें जो बिहार है इसका नाम नहीं आ रहा है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो गया, क्योंकि यहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती। कर्क रेखा को याद करने का तरीका दोस्तों आपके पास एक बनता है, मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार। तो मी से मिजोरम हो गया, त्र से त्रिपुरा हो गया, प से पश्चिम बंगाल हो गया, रॉ से जो है राजस्थान हो गया। तो इस तरीके से आप इसको नाम क्लियर कर सकते हैं, मित्र पर गमछा झार। तो इसका शॉर्ट ट्रिक बन जाती है दोस्तों, इसको आप नोट कर सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों जो मौर्य साम्राज्य था इसकी राजधानी कहाँ थी? कन्नौज, तक्षशिला, हस्तिनापुर या पाटलिपुत्र। तो मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी दोस्तों वो पाटलिपुत्र में थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह रमेश के साथ खेलता है, मैं वह है। तो वह रमेश के साथ खेलता है, मैं वह क्या है दोस्तों? तो वह क्या है, वह एक सर्वनाम है जो रमेश के साथ खेलता है। ठीक है, जो रमेश के साथ खेलता है वह व्यक्ति जो है उसका नाम नहीं लिया गया है यहाँ पे, लेकिन वह रमेश के साथ खेलता है तो वो क्या है, सर्वनाम है। जो संज्ञा की जगह पे प्रयुक्त होते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। तो व्यक्ति का नाम ना लिखते हुए वह लिख दिया, तो ऐसी स्थिति में सर्वनाम हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बागेश्वर में 14 जनवरी 1921 को कूली बेगार व्यवस्था के विरोध का नेतृत्व किस नेता ने किया था? तो बागेश्वर में जो 14 जनवरी 1921 को कूली बेगार व्यवस्था का विरोध किया गया था उसका नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? वो किया था बद्रीदत्त पांडे ने। तो बद्रीदत्त पांडे जी ने जो है यहाँ पर 14 जनवरी 1921 को कूली बेगार व्यवस्था के विरोध का जो नेतृत्व किया था, उसकी अध्यक्षता की थी, अपन संभाला था उस परिस्थिति को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, वीणाई है। वीणाई क्या है दोस्तों? नृत्य, गीत, वाद्य यंत्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वीणाई दोस्तों है एक वाद्य यंत्र। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीणाई जो है बजाने वाले यंत्र है, वाद्य यंत्र है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, चंद शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो जो चंद शासक थे उनकी प्रथम राजधानी कहाँ थी? वैजनाथ, चंपावती, द्वाराहाट या गोविषण। तो चंद शासकों की जो प्रथम राजधानी रही है दोस्तों चंपावत में रही है, चंपावती रही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चंद शासकों की प्रथम राजधानी चंपावती में रही है, चंपावत। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है, नख शब्द का विलोम क्या है? निकट, न्यून, न्यास या सिख। तो नख शब्द का जो विलोम है दोस्तों वह है सिख।
क्या है? सिख जो है नक शब्द का विलोम है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? जैसे नैनी सैनी पिथौरागढ़, चिन्याली सौड़ टिहरी गढ़वाल, फूलबाग ऊधम सिंह नगर या जॉली ग्रांट देहरादून। तो इसमें से जो सुमेलित नहीं है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर चिन्याली सौड़ दोस्तों ये टिहरी गढ़वाल में सुमेलित नहीं है, क्योंकि चिन्याली सौड़ दोस्तों ये है उत्तरकाशी में। कहाँ है? ये है दोस्तों उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में है दोस्तों चिन्याली सौड़, इसको आप नोट कर लीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नैनी सैनी हवाई अड्डा पिथौरागढ़ में है। इसके अलावा जो फूलबाग है वो ऊधमसिंह नगर में है और जॉली ग्रांट देहरादून में है। अन्य सभी सही हैं। चिन्याली सौड़ दोस्तों उत्तरकाशी में है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, प्रज्ञानंद किस खेल से संबंधित हैं? तो प्रज्ञानंद किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, फुटबॉल, स्नूकर या शतरंज? तो प्रज्ञानंद दोस्तों जो संबंधित है वो है शतरंज से संबंधित है। किससे? शतरंज से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? तो भारत में हरित क्रांति के जो जनक हैं दोस्तों वो हैं डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को दोस्तों भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यसभा में सदस्य मनोनीत किए जाते हैं दोस्तों वो होते हैं टोटल 12। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। भारत के राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में टोटल 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी एक गर्म जलधारा है? तो इसमें से गर्म जलधारा का पूछा गया है कौन सी है। तो गर्म जलधारा जो दोस्तों है गल्फ स्ट्रीम धारा, ये एक गर्म जलधारा है। तो गर्म और गल्फ आप इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हैं कि गर्म जलधारा, गल्फ स्ट्रीम धारा। बाकी लेब्राडोर धारा, फॉकलैंड धारा और क्यूराइड धारा जो है ये गर्म जलधाराएं नहीं हैं, लेकिन गल्फ स्ट्रीम धारा जो है ये गर्म जलधारा है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 1905 में। 1905 में जो है बंगाल विभाजन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 में हुआ था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जनसंचार माध्यम का रूप है। जनसंचार जो है जनसंचार माध्यम का रूप क्या है दोस्तों? समाचार पत्र से भी जनसंचार होता है दोस्तों, रेडियो से भी होता है, टेलीविज़न से भी होता है। उपयुक्त सभी में अगर देखें हम तीनों के तीनों जनसंचार के अच्छे माध्यम हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं का प्रथम ब्रिटिश कमिश्नर कौन था? तो सर हेनरी राम, जॉर्ज विलियम ट्रेल, एडवर्ड गार्डनर या जी.टी. लुसिंगटन। तो दोस्तों जो कुमाऊं का प्रथम ब्रिटिश कमिश्नर था वो था एडवर्ड गार्डनर। तो इसका सी आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। कोटी इछाड़ी बांध उत्तराखंड के किस नदी पर बना है? कोटी इछाड़ी बांध जो है उत्तराखंड के किस नदी पर बना है दोस्तों? ये बना है टॉन्स नदी पर। किस नदी पर? टॉन्स नदी पर बना है दोस्तों ये। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? तो जो राजाजी नेशनल पार्क है दोस्तों ये 3 जिलों में फैला हुआ है। ये आपका देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी 3 जिलों से जुड़ा हुआ है दोस्तों। इसके तीनों साइड में इस तरीके से राजाजी नेशनल पार्क में एक और है देहरादून, एक और हरिद्वार, एक और पौड़ी, ये तीनों इसकी सीमाएं हैं जिससे जुड़ा हुआ है। तो 3 जिलों में ये फैला हुआ है। इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों सन 1983 में हुई थी, 1983 में हुई थी। और 1983 में स्थापित राजाजी नेशनल पार्क को मोतीचूर अभयारण्य और जो है
चिल्ला अभयारण्य और राजाजी अभयारण्य नामक अभयारण्यों से मिलकर बनाया गया था। तो 3 अभयारण्यों को मिलकर ये जो है इसको एक नेशनल पार्क बना दिया गया था और इसकी स्थापना जो हुई थी 1983 में हुई थी दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और ये एक ऐसा पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क, जो 3 जिलों को जोड़ता है, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? अगर हम बात करें भाववाचक संज्ञा की, तो यहाँ पर सफलता का भाव उत्पन्न हो रहा है। तो सफलता में जो है भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्लेटफॉर्म किस भाषा का शब्द है? तो प्लेटफॉर्म जो है किस भाषा का शब्द है? रूसी, अरबी, अंग्रेजी या फारसी? तो दोस्तों प्लेटफॉर्म जो शब्द है वो है अंग्रेजी भाषा का। तो प्लेटफॉर्म क्या है दोस्तों? ये अंग्रेजी भाषा का एक शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, उत्तराखंड उच्च निदेशालय कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड का उच्च शिक्षा निदेशालय जो है वो हल्द्वानी में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY कब प्रारंभ की गई थी? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो शुरू की गई थी दोस्तों, वो 1 मई 2016 को की गई थी। तो 2016 में 1 मई के डेट पर ये जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो अगर हम इसमें बात करें कौन सा युग्म सही नहीं है, तो एक्सिम बैंक आयात निर्यात के लिए वित्तीय सुविधाएं, RBI बैंकों का बैंक, IDBI औद्योगिक बैंक और FCI व्यावसायिक संस्थाओं की वित्तीय सहायता। तो यहाँ पर जो है सुमेलित नहीं है, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। बाकी अन्य जो हैं सभी के सभी सुमेलित हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक्सिम बैंक जो है दोस्तों ये आयात निर्यात के लिए वित्तीय सुविधाएं प्रदान करता है। RBI जो है बैंकों का बैंक है, रिजर्व बैंक जो है। इसके अलावा IDBI बैंक जो है ये औद्योगिक वित्त बैंक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो कोडरमा जो है ये अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। किसके लिए? अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कोडरमा में सबसे ज़्यादा अभ्रक पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, संविधान में नागरिकता का उल्लेख किस भाग में है? तो संविधान के अंतर्गत जो नागरिकता का उल्लेख है दोस्तों किस भाग में है? यह है भाग 2 में। ठीक है, भारतीय संविधान में जो नागरिकता का उल्लेख किया गया है दोस्तों वो भाग 2 में किया गया है और ये अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक है। कितने से? 5 से लेके 11 तक, अनुच्छेद 5 से 11 तक जो है संविधान में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना का वर्ष क्या है? तो उत्तराखंड में जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना की गई थी दोस्तों, ये की गई थी 2012 में। ठीक है, तो यहाँ पर इसके जो ऑप्शन हैं 1, 2, 4 और 8, तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना 2012 में हुई थी। तो ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है दोस्तों। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो एम्स है इसकी स्थापना 2012 में ही हुई थी और इसके जो अध्यक्ष थे वो समीरन नंदी थे और इसकी जो स्थापना की गई थी वो ऋषिकेश में की गई थी। ठीक है, उत्तराखंड के ऋषिकेश में की गई थी। तो ये यहाँ पर चारों ऑप्शन जो है रॉन्ग दिए गए हैं, 2001, 2002, 2004, 2008। तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के लिए आप आंसर नोट कर लीजिएगा, 2012 में हुई थी। और ये एक प्रकार का सार्वजनिक कार्य के लिए था और जो है रोग विहीन करने के लिए, रोग रहित रखने रखने का इसका धर्म, जो इसका ध्येय वाक्य था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें से कोई भी सही नहीं होगा। तो 2012 इसका सही आंसर आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, परिष्कृत शब्द का क्या अर्थ है? तो परिष्कृत जो शब्द है इसका अर्थ है शुद्ध किया हुआ। परिष्कृत किसको बोलते हैं दोस्तों? जो शुद्ध किया हुआ होता है उसको परिष्कृत कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है, तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? ये हुआ था लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आप चाय पीजिए, ये किस प्रकार का वाक्य है ये बताना है। विधिवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य या संदेहवाचक वाक्य। तो आप चाय पीजिए किस प्रकार का वाक्य है दोस्तों? ये है विधिवाचक वाक्य। तो विधिवाचक वाक्य है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव और तत्सम। तद्भव क्या होते हैं दोस्तों? जिनमें संस्कृत के शब्दों में अगर अपभ्रंश हो जाता है, यानी कि उनके शब्दों में थोड़ा तोड़ मोड़ हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसका शब्द का जो है उच्चारण बदल जाता है। ऐसी स्थिति में उसको तद्भव शब्द कहते हैं। ओष्ठ, कोयल, अग्नि या स्वर्ण। तो यहाँ पर जो है कोयल दोस्तों ये तद्भव शब्द है। बाकी ओष्ठ, अग्नि और स्वर्ण जो है ये तीनों अभी तद्भव जो है शब्द नहीं है, ये तत्सम शब्द हैं दोस्तों। क्या हैं? तत्सम। कोयल यहाँ पर तद्भव शब्द है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार में कुलगुरु कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना कब की थी? तो स्वामी श्रद्धानंद जो कुलगुरु गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की जो स्थापना की थी हरिद्वार में, ये कब की थी? 1902 में की थी दोस्तों। 1902 में स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। किस चिन्ह का प्रयोग वाक्य के मध्य में होता है? तो कौन सा चिन्ह ऐसा है जो वाक्य के मध्य में जिसका प्रयोग होता है? तो वो होता है दोस्तों अल्प विराम। अल्प विराम दोस्तों इसका प्रयोग वाक्य के मध्य में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, सोना नदी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो सोना नदी अभयारण्य स्थित है दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में। कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल में स्थित है सोना नदी अभयारण्य। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने उत्तराखंड पुलिस रैंकर यानी कि एसआई के पेपर को यहाँ पर डिस्कशन किया। और इसके जो टॉप 50 क्वेश्चन, जो स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चन है दोस्तों, ये सामान्य अध्ययन से संबंधित हैं। तो इन पर हमने यहाँ पर चर्चा की। आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी, और क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको लगातार इसी प्रकार की क्लासेस हमारे माध्यम से देखने को मिलेंगी। इस क्लास के अंतर्गत दोस्तों उत्तराखंड और अन्य सामान्य ज्ञान, और साथ ही दोस्तों इसमें सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन और सभी प्रकार के क्वेश्चन इसमें देखने को मिले। तो उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी, और इसी प्रकार की लगातार क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।